22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के आसपास कुछ और भी खबरें नत्थी हुई हैं। मसलन भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रोक दिया है, भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को दिया जाने वाला वीज़ा रोक दिया है और पाकिस्तान ने जवाब में भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। लेकिन सूत्रों के हवाले से कुछ और खबरें आईं। कहा गया कि हमले से 2 दिनों पहले से ही पाकिस्तान की फौज ने दोनों देशों के बीच मौजूद नियंत्रण रेखा यानी LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर यानी IB सेक्टर वाले इलाकों में आर्टिलरी मूवमेंट शुरू कर दिया था। गोया जंग होगी, इसका आभास पाकिस्तान को पहलगाम हमले के पहले ही हो गया था। ऐसे में जंग की बात उठी और फिर आया जिक्र उन 4 पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों का जिन्होंने मौके देखे और भारत के खिलाफ जंग छिड़ी और हर बार हारा हुआ चेहरा लेकर अपने मुल्क की आवाम के बीच वापस लौट गए। हम उन्हीं 4 सैन्य अधिकारियों की कहानी सुनाएंगे, लेकिन पहले इतिहास का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। साल 1947 देश को आज़ादी मिली और धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। 2 हिस्से में पाकिस्तान बना, एक पश्चिमी पाकिस्तान जो अब सिर्फ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान जो साल 1971 के बाद बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। विभाजन के समय दोनों देशों की सीमा बनी, नाम दिया गया रेड क्लिफ लाइन। लेकिन इसी साल कुछ समय बाद पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर पर कब्जा करने की नीयत से कबीलाई लड़ाकों के साथ भारत पर हमला कर दिया और हमारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठ गया। जहां पर जंग रुकी उसे कहा गया सीज फायर लाइन। आज इस जगह पर थोड़े मोड़े बदलावों के साथ जो लाइन है उसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC। रिकैप खत्म, अब जनरलों से बात शुरू करते हैं। ये इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आएगा क्योंकि जनरल अयूब खान ही वो शख्स थे जिन्होंने भारत के खिलाफ जानबूझकर जंग छेड़ने की प्लान तरीके से जंग छेड़ने की शुरुआत की थी। देश की आज़ादी के पहले ब्रिटिश आर्मी में थे। साल 1947 में आज़ादी और बंटवारे के बाद अयूब खान पाकिस्तान की आर्मी में चले गए और पूर्वी पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना वहाँ तैनाती मिली। अक्टूबर 1958 में उन्होंने इस्कंदर अली मिर्ज़ा की गद्दी का तख्ता पलट किया और पाकिस्तान में सेना का राज स्थापित हुआ। प्रेसिडेंट बने खुद अयूब खान। ये पाकिस्तान के इतिहास में होने वाला पहला सैन्य तख्ता पलट था। इसके बाद और भी अध्याय लिखे जाने थे। पाकिस्तान की राजनीति में बार बार लोकतंत्र का स्वांग रचा जाना था, लेकिन वो कहानी कभी और सुनाएंगे। तो जब अयूब खान पाकिस्तान की गद्दी पर बैठ रहे थे तो भारत के फ्रंट पे काफ़ी कुछ घट रहा था। जैसे भारत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को अमेरिका से लंबी चौड़ी फंडिंग मिली हुई थी। इस फंडिंग का उपयोग वो हथियार खरीदने के लिए कर रहा था, गोया किसी युद्ध की पृष्ठभूमि लिखी जा रही हो। साल 1960 आया। अयूब खान और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसका नाम आपने हाल फिलहाल बहुत बार सुना होगा। और इधर साल 1962 में कुछ ऐसा हुआ जिससे भारतीय रक्षा तंत्र को फिर से दुरुस्त करने की जरूरत आन पड़ी। दरअसल इस साल अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच भारत और चीन की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। भारत की हार हुई। इसके बाद भारत ने अपनी सैन्य रणनीति पर फिर से काम शुरू किया। हथियारों से लेकर फौजियों की प्लेसमेंट तक सब कुछ पर फिर से काम किया जाना था। पाकिस्तान ने देखा कि अपने पूरे तंत्र की मरम्मत में जुटा हुआ है भारत, लिहाजा अयूब खान ने एक खतरनाक प्लान बनाया। जनरल अयूब को लगा कि भारत की सेनाएं कमजोर स्थिति में है, लिहाजा इस समय कश्मीर में एक्शन किया जा सकता है। लेकिन सीधे फौज को घुसाने से ज्यादा सही लगा कि जम्मू कश्मीर में अपराइजिंग को बढ़ावा दिया जाए। अपराइजिंग जिसमें कि स्थानीय मुस्लिम लोग भारत के खिलाफ विद्रोह पर उतर आते, ऐसा प्लान अयूब खान ने बनाया। इतिहास की किताब में इस प्लान का नाम लिखा गया ऑपरेशन जिब्राल्टर। साल 1965। इस साल पाकिस्तानी फौजियों ने भारत से जुड़ी सरहद के पास गश्ती शुरू कर दी। भारत ने भी जवाब दिया। दोनों देशों ने एक दूसरे की चौकियों पर बमबारी की, लेकिन पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप के बाद शांति आ गई। लेकिन अयूब खान को जंग की चुल मची हुई थी। सितंबर के महीने में उन्होंने कश्मीर में पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ करवा दी। ये सैनिक राजौरी और गुलमर्ग के इलाकों तक पहुंच गए, लोगों से जानकारी लेने लगे और उन्हें भारत के खिलाफ भड़काने लगे। भारत की फौज को सूचना मिली तो फौरन हमला शुरू किया गया। पाकिस्तान की सेना पीछे खदेड़ दी गई, लेकिन अयूब खान इस गलतफहमी के साथ इस जंग में उतरे थे कि भारत की सेना का मनोबल तोड़ने में सफल हो जाएंगे। कभी एक जगह से पीछे हटते तो दूसरी जगह से भारत में एंट्री लेते। कुल जमा माहौल ऐसा हो गया था कि नीचे राजस्थान से लेकर ऊपर कश्मीर तक पाकिस्तान की फौज जहां तहां से एंट्री लेने की कोशिश करती और भारत की सेना तगड़ा जवाब दे देती। और भारत की सेनाओं ने कश्मीर
के इलाके में तो 1947 वाली सीज फायर लाइन को फांद कर पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में कुछ चोटियों और चौकियों पर कब्जा कर लिया था। भारत और पाकिस्तान के सरहदी राज्यों में हफ्तों तक बम बंदूक चलते रहे। दोनों ओर से जाने गई। जनरल अय्यूब को कुछ हाथ नहीं लगा। सोवियत यूनियन ने दोनों देशों के सीज फायर की मध्यस्थता की, साइन लिए और आखिर में जाकर अमेरिका और सोवियत यूनियन ने मिलकर 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराया, जिसे कहा गया ताशकंद समझौता। 65 की लड़ाई में कुछ भी हाथ न लगने की स्थिति में भी जनरल अय्यूब खान कोई मायूस नहीं थे। उसी साल अपने देश में धांधली करके उन्होंने चुनाव में जीत पा ली थी। मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी बहन फातिमा जिन्ना को हरा दिया था। उनके अपने ही नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ताशकंद समझौते पर मुंह बनाए हुए थे। सरकार से इस्तीफा देकर पार्टी बनाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और फिर सड़कों पर अय्यूब खान के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। 1969 आते आते स्थिति काफी बिगड़ गई और अय्यूब खान को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन जाते जाते उन्होंने तत्कालीन आर्मी चीफ और अपने खास जनरल याह्या खान को राष्ट्रपति की कुर्सी सौंप दी। पाकिस्तान फिर से फौज के पास, पाकिस्तान की गद्दी फिर भी फौज के पास। अब जनरल याह्या खान को भी वही दिक्कत हो रही थी जो उनके बॉस को थी। पड़ोस में शांति देखी नहीं जा रही थी। 1970 में पाकिस्तान में चुनाव होने थे, लेकिन चुनावों के साथ ही ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश वाला, वहां शुरू हो गया विद्रोह। वहां मौजूद बांग्ला भाषी लोगों ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, मोर्चा खोल दिया था। इस विद्रोह के पीछे एक कारण था साल 1970 में आया चक्रवाती तूफान भोला। इस तूफान ने पूर्वी पाकिस्तान में हजारों लोगों की जान ले ली थी और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को तब लगा कि ये उनके नागरिक अधिकारों का हनन है। आज़ादी और बंटवारे के समय से उनकी ये शिकायत थी कि पश्चिमी पाकिस्तान में बैठी हुई सरकार धर्म, भाषा, संस्कृति और पहचान के आधार पर पूर्वी पाकिस्तान की आवाम के साथ भेदभाव कर रही है। निजामों की बेवफाई के इल्ज़ाम तब और मजबूत होते जब लोग ये देखते कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को संसाधन सबसे पहले मुहैया कराए जा रहे हैं। साल 1970 में जब तूफान आया तो इस्लामाबाद में बैठी सरकार ने कुछ काम नहीं किया, तो पूर्वी पाकिस्तान में रोष और बढ़ गया। विरोध शुरू हुआ जो सड़कों और सरकारी संस्थानों तक चला आया। देखते देखते बंगाली राष्ट्रवादी लोगों की एक सशस्त्र मिलिशिया खड़ी हो गई। नाम पड़ा मुक्ति वाहिनी, मांग बांग्लादेश की आज़ादी। इस वाहिनी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए जनरल याह्या खान टेंशन में थे। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में एक ऑपरेशन को हरी झंडी दी, नाम दिया गया सर्चलाइट। इसके तहत पूर्वी पाकिस्तान वाले हिस्से में बंगाली विद्रोह को कुचला जाना था। 25 मार्च 1971 इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई। जनरल याह्या खान ने इसकी आड़ में विद्रोह खत्म करने के बजाय कत्लेआम शुरू किया। पूरे देश भर में यानी पूरे बांग्लादेश वाले हिस्से में पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला समुदाय के लोगों की हत्या की गई। पाकिस्तान की फौज के लोग गांव-गांव घूमते, वहां मौजूद बंगाली और हिंदू परिवारों को चिन्हित करते, फिर उस गांव में छापा मारा जाता, परिवार की महिलाओं बच्चियों का सामूहिक बलात्कार किया जाता और फिर पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती। एक अनुमान के मुताबिक 8 महीने तक ये नरसंहार चला, 8.25 महीने तक, और इसमें 30 लाख के आसपास लोगों का कत्ल किया गया। कई सारे लोगों ने भागकर पड़ोसी मुल्क भारत में शरण ली, लेकिन याह्या खान की चिंता एक और थी। वो अमेरिका को चिट्ठी लिख रहे थे कि भारत की इंदिरा गांधी सरकार मुक्ति वाहिनी के साथ खड़ी है, मदद कीजिए। ये बात कुछ हद तक सही भी थी। कहा जाता है कि भारत सरकार के निर्देश पर RNAW, जिसको हम रॉ कहते हैं, उन्होंने मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को ट्रेन किया था और उन्हें हथियार दिए थे। इसी खप्त में याह्या खान ने 3 दिसंबर 1971 को एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इस दिन शाम के वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अमृतसर, अंबाला, अवंतीपुरा, आगरा, बीकानेर, हलवाड़ा, जोधपुर, जैसलमेर, पठानकोट, भुज, उत्तर लाई और श्रीनगर में मौजूद भारतीय एयरफोर्स के बेसिस पे हमला कर दिया, बमबारी की। ये था पाकिस्तान का ऑपरेशन चंगेज़ खान। उनका ये प्लान था कि भारत के हवाई बेड़े को तबाह कर दिया जाए, फिर लड़ेंगे बांग्लादेश वाली लड़ाई। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। हमले के बाद शाम को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के नाम संदेश जारी किया। वो कह रही थी कि ये जंग का ऐलान है, और कुछ ही घंटों में खबर आई कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। 71 की भारत पाकिस्तान जंग शुरू हो चुकी थी। अगले 13 दिनों तक जनरल सैम मानेकशॉ की अगुवाई में भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में जमकर लड़ाई की। जमीन पर मुक्ति वाहिनी के लोग भारतीय सेना के साथ थे, तो आसमान और पानी में खुद के जंगी बेड़े।
पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी थी। इस समय पूर्वी पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी चीफ मार्शल लॉ प्रशासक और आर्मी कमांडर की कुर्सी पर बैठे हुए थे। उन्हें पता लग गया था कि पश्चिमी पाकिस्तान से वक्त रहते मदद नहीं आने वाली है और भारतीय फौज दरवाजे पे खड़ी है। जनरल याह्या खान का सपना टूट गया था। सरेंडर करने का शर्मनाक फैसला लेना अब उनकी मजबूरी थी। 16 दिसंबर 1971 ढाका में मौजूद रमना रेस कोर्स मैदान में इतिहास लिखा जा रहा था। एक मेज पर दो लोग बैठे हुए थे। दाहिनी ओर थे पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी और बाईं ओर बैठे थे भारत के कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। सामने था एक कागज, उस पर लिखा हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया। ये वही 93,000 की संख्या है जो आप हाल फिलहाल में खबरों में कई बार सुनते रहे हैं। पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद देश बना, नाम पड़ा बांग्लादेश। हार का असर ये हुआ कि जनरल याह्या खान की तानाशाही का अंत हो गया। जनता का भरोसा बना भुट्टो पर। फिर 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में भुट्टो और इंदिरा गांधी की मुलाकात हुई। दोनों देशों ने फिर से एक भंगुर यानी टूटने वाले शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसे कहा गया शिमला समझौता। इस लिस्ट में अगला नाम बस निजाम की गद्दी पर ही नहीं बैठा था, बल्कि उस पर यह इल्जाम थे कि उसने पाकिस्तान की आवाम और पूरी सत्ता को अंधेरे में रखा हुआ था। 65 की जंग में एसएसजी कमांडो था, तो 71 वाली जंग में अपनी कमांडो बटालियन की कंपनी का कमांडर था। बांग्लादेश जाने के लिए तैयार था, लेकिन भारतीय सेनाएं आगे बढ़ गईं तो नहीं भेजा गया। ये शख्स 6 अक्टूबर 1998 को पाकिस्तान आर्मी की चीफ की कुर्सी पर बैठा। नाम तो जानते ही हैं, परवेज मुशर्रफ। गद्दी पर बैठते ही जनरल मुशर्रफ ने कारगिल युद्ध की पृष्ठभूमि लिखना शुरू कर दिया। इसी महीने में स्कर्दू और गिलगिट में तैनात फ्रंटियर डिवीजन के जवानों की छुट्टियां रद्द हुई। पैरामिलिट्री फोर्स नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को ऑपरेशन कोह-ए-पैमा के लिए तैयार किया गया। जी, कोह-ए-पैमा इस ऑपरेशन का नाम था, मतलब वो जो पर्वतों को फतह करे। शुरुआत में प्लानिंग थी कि कारगिल के पास जो एलओसी है वहां पर जहां जहां गैप्स है वहां पाकिस्तान कब्जा कर लेगा। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इस ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया। नवंबर 1998 पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट दी कि कारगिल सेक्टर में भारतीय फौज की असामान्य हलचल देखी जा रही है। सेना के एक ब्रिगेडियर ने, मसूद असलम उनका नाम था, उन्होंने इस सेक्टर में सर्वे किया कारगिल वाले में और पाया कि भारत की चौकियों पर भारी बर्फ जमी हुई और सैनिक नहीं मौजूद है। ये उस समय होता था क्योंकि इतनी ऊंचाई पर बर्फ पड़ने पर भारतीय सैनिक कारगिल के इलाकों में मौजूद अपनी चौकियों को छोड़कर निचले इलाकों में चले आते थे। इस बार भी वैसा ही हुआ। वापस लौटकर ब्रिगेडियर मसूद ने रिपोर्ट फाइल की। ये रिपोर्ट देखकर मुशर्रफ ने फैसला किया कारगिल पे कब्जा करना है। सिर्फ 4 लोग थे जिन्हें इस ऑपरेशन कोह-ए-पैमा के बारे में पता था। आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज, 10वीं डिवीजन के कोर कमांडर जनरल महमूद और नॉर्दर्न इन्फेंट्री फोर्स के इंचार्ज ब्रिगेडियर जावेद हसन। इन चारों की जोड़ी को उस समय पाकिस्तान की आर्मी के भीतर गैंग ऑफ 4 के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब पाकिस्तान की सेना अपने एंड पर यह सब प्लान कर रही थी, उस समय नवाज शरीफ की सरकार जो थी वहां पे, वो क्या कर रही थी? पाकिस्तान की सरकार भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को झूठा दिलासा दे रही थी कि हम शांति में इंटरेस्टेड हैं। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में दोनों के बीच मीटिंग हुई थी। बस सेवा शुरू करने को लेकर सहमति बनी और कुछ दिनों बाद 20 फरवरी 1999 को वाजपेयी खुद बस लेकर लाहौर भी पहुंचे थे। कहा जाता है कि इस वक्त तक नवाज शरीफ को भी कोह-ए-पैमा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी कब हुई? मई के महीने में इस्लामाबाद में एक मीटिंग हुई। इसमें गैंग ऑफ 4 ने पीएम नवाज शरीफ को अपने प्लान के बारे में पहली बार बताया। लेकिन इसमें एक बात छुपा ली गई थी कि पाकिस्तान सेना भी एलओसी पार करके आएगी। उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तानी सेना कश्मीर में घुसपैठ करवाने में मदद करेगी। नवाज शरीफ का भरोसा हासिल करने के लिए मुशर्रफ की टीम ने जिन्ना का सपना, कश्मीरी भाइयों का दर्द, कश्मीर की आज़ादी, मुस्लिम लीग का ख्वाब जैसे जुमले इस मीटिंग में फेंक दिए थे। नवाज शरीफ फिसल गए। आगे बढ़ो और फतह हासिल करो जैसा जुमला उन्होंने भी फेंका और कार में बैठ के चले गए। बाद में कुछ घंटों बाद उनको पता चलता है कि पाकिस्तानी सैनिक जो हैं एलओसी पार करके भारत में घुस आए हैं। उन्होंने इसमें भी सहमति दे दी। लेकिन कहा जाता है कि अप्रैल 1999 बीतते बीतते पाकिस्तान ने भारत की 150 चौकियों पर कब्जा कर लिया था। एलओसी पार करके आए थे पाकिस्तानी सैनिक, लेकिन पाकिस्तान पर सीधे युद्ध भड़काने के आरोप न लगे, इसलिए इन सैनिकों ने मुजाहिदों का भेष धर के रखा था। मई के महीने में भेड़ें और बकरियां चराने गए गुज्जर बकरवाल चरवाहों के
के समूह ने देखा कि जो भारत की चौकियां ऊपर वाले इलाकों में हैं, वहां जो लोग बैठे हुए हैं जाने पहचाने नहीं लग रहे हैं। चरवाहों ने नीचे लौट के भारतीय सेना को इत्तला किया। धीरे धीरे रेकी शुरू हुई और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन के कुछ ही दिनों में भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि मुजाहिद के भेष में छुपे हुए पाकिस्तानी सेना के लोग हैं, क्योंकि मारे गए ये जो बहुरूपीय सैनिक थे उनकी जेबों से पाकिस्तानी आर्मी से जुड़े दस्तावेज बरामद होते थे। इनके रेडियो इंटरसेप्शन से भी ये बात स्थापित होती थी। लेकिन पाकिस्तान लगातार अपनी फौज की संलिप्तता को नकारता रहा। युद्ध हुआ, बहुत सारे भारतीय फौजियों ने शहादत दी और आखिर में 26 जुलाई के दिन कारगिल के इस 2 महीने तक चले युद्ध की समाप्ति की आधिकारिक घोषणा की गई। भारत की सेना ने ऐलान किया कि पाकिस्तान से जुड़े सैनिक और लड़ाकों ने भारत की सरहद छोड़ दी है। इस करारी शिकस्त के बाद 2 महीने बाद नवाज शरीफ ने मुशर्रफ के प्लेन की लैंडिंग रोक दी। मुशर्रफ की सेना ने शरीफ को बंदी बना लिया और पाकिस्तान में एक और सैन्य तख्तापलट के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ मुल्क के वजीर आजम बने। ये शख्स इस लिस्ट में अगला नाम न होता अगर हरकतें इतनी नोटोरियस न होती। और हरकतों पर नजरें इनायत करें, उसके लिए ये वीडियो देखिए। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation. ये वीडियो आया है 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले से एक आध हफ्ते पहले और बोल रहे शख्स का नाम जानते ही हैं आप, जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी पाकिस्तानी सेना के प्रमुख, अथल सेना के। वो टू नेशन थ्योरी का जिक्र कर रहे हैं। वो कश्मीर में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों के लिए भी साथ खड़े हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं। ध्यान रहे कि ये वो बयान है जिसकी बिना पर स्वस्थ समीकरण बनाए जा रहे हैं कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान की सेना का हाथ है। साल 1986 में आसिम मुनीर का सैन्य करियर शुरू हुआ। पाकिस्तानी सेना की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन मिला। ध्यान दें, ये वही फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट है जिससे हमारी भारतीय सेना का 1965 और 1971 के जंग में सामना हुआ था। अब तमाम ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे आसिम मुनीर जो हैं, उनको साल 2016 में फायदे वाली कुर्सी मिली। कुर्सी पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख की। 2 सालों तक यहां रहे। फिर 2018 में बड़ी कुर्सी मिली, और बड़ी कुर्सी, ऐसी कुर्सी जिस पर बैठने वाला शख्स पाकिस्तान की सत्ता को कंट्रोल करता है, आतंकियों और मिलिटेंट गतिविधियों को अंजाम देता है, दहशतगर्दों को पनाह देता है, लेकिन नाम मिलता है कि जासूसों के बॉस हैं। ये कुर्सी थी पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के डायरेक्टर जनरल DG की। ये वो समय था जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे इमरान खान। कहा जाता है कि आसिम मुनीर पर उनकी खास कृपा दृष्टि थी, इस वजह से ही ISI चीफ की कुर्सी दी गई थी। लेकिन साल 2019 में हुई एक घटना ने आसिम मुनीर की रुखसती का प्लॉट लिख दिया। फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF जवानों के कॉन्वॉय पर सुसाइड बॉम्बर ने हमला किया है। इसमें CRPF के 40 जवानों की मौत हो गई। इसे ही पुलवामा अटैक कहा जाता है। इस हमले के बाद भारत ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर मौजूद बालाकोट में एरियल स्ट्राइक की थी। इस हमले में पुलवामा के हमले के जिम्मेदार संगठन जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर गोलीबारी की गई थी। कई आतंकवादियों की मौत का दावा किया गया। भारत के इस अटैक के बाद पाकिस्तान की बहुत किरकिरी हुई। इससे बचने के लिए पाकिस्तान ने विदेशी पत्रकारों का दौरा भी करवाया था, यह जाहिर करने के लिए कि भारत के इल्जाम बेबुनियाद है। लेकिन पाकिस्तान की साख गिरती ही रही। 27 फरवरी को पाकिस्तानी वायुसेना के जेट बालाकोट स्ट्राइक का बदला लेने भारत में घुसे। प्लान था बॉम्ब गिराया जाएगा, लेकिन भारतीय वायुसेना ने भांप लिया और MiG-21 बाइसन को लेकर दौड़ा लिया उनको। इस एंगेजमेंट के दौरान भारत का विमान पाकिस्तानी सेना के अंदर क्रैश हुआ और उसमें सवार विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान युद्धबंदी बना लिए गए। 1 मार्च को उन्हें पाकिस्तान ने रिहा कर दिया और अभिनंदन भारत वापस आ गए। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर है, उसके मुताबिक इस समय ये सब जब घट रहा था ये सारा कुछ, उस समय पाकिस्तान में ISI में की DG की कुर्सी पर आसिम मुनीर बैठे हुए थे। कहा जाता है आसिम मुनीर की अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने ही सेनाओं को यह सुझाव दिया था कि बालाकोट का हमला इंडिया पे हमला करके लिया जाए, जिसके बाद यह पूरा घटनाक्रम सामने आया था।
22 मार्च 2019 भारत और पाकिस्तान ने शांति समझौता कर लिया और कुछ ही महीनों बाद यानी जुलाई 2019 में मुनीर को ISI DG की कुर्सी से हटाकर पाकिस्तान के इमरान खान ने एक नज़ीर पेश की। प्रधानमंत्री थे उस समय वो। उस दौरान इमरान और आसिम मुनीर में बहुत खटपट चल रही थी। कहा गया कि मुनीर को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो इमरान की पत्नी जो बुशरा बीबी थी उन पर लगे भ्रष्टाचार के इल्जामों की जांच करवाना चाहते थे। इमरान को पसंद नहीं था। हालांकि इमरान ने इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन ISI चीफ को 8 महीने में ही अगर आप कुर्सी से उतारकर पंजाब में कोर कमांडर बना देंगे और उसके बाद रावलपिंडी में आप बैठा के उसको सेना के हेडक्वार्टर में सप्लाई ऑफिस देखने बैठा देंगे तो लोग मतलब निकालेंगे। अब चुनाव हुए, कुछ ही दिनों बाद कुर्सी पर बैठे शहबाज शरीफ उन्होंने अपने बड़े भैया और पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ से सलाह मशविरा किया और आसिम मुनीर को उनके रिटायरमेंट के ठीक 3 दिन पहले पाकिस्तान आर्मी का चीफ बना दिया। जैसे ही आसिम मुनीर को आर्मी चीफ की कुर्सी मिली, वो समय आ गया जब एक अलग ढंग से पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ शुरू हुई। एक नया तरीका अपनाया गया। अब के पहले तक आतंकी संगठनों में कश्मीर के स्थानीय युवाओं को भर्ती दी जाती थी, लेकिन सूत्र बताते हैं कि आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की आर्मी से रिटायर हुए लोगों की भर्ती की जमीन तैयार की। इसमें स्पेशल फोर्सेस के जवान भी शामिल रहे हैं जो सीमा पार करके भारत आते हैं और भारतीय लोगों पे टारगेट करके हमले करते। तो ये थे पाकिस्तान की 4 जनरल, उनकी कहानी, उनके डीड्स भारत के खिलाफ कैसी लगी। ये प्रस्तुति आपको आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं हूं सिद्धांत, आप ललन टॉप देख रहे थे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।